दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 10 अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। दोस्तों ये वीडियो 8वीं कक्षा के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद कि किस तरह से अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश हुए, उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड के 8वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 10 अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। देखिए दोस्तों, अंग्रेज सरकार या ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को तो विफल कर दिया था, लेकिन उसे आभास हो गया था कि भविष्य में आंदोलन पुनः छिड़ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए कि अंग्रेज सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन को विफल भले किया था, लेकिन उसे ये आभास हो गया था कि भविष्य में आंदोलन पुनः छिड़ सकता है। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी, इसमें देखिए 1935 का जो अधिनियम था उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी वो था केंद्र में अखिल भारतीय संघ और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की व्यवस्था। और इस संघ में भारत के प्रांतों और देशी रियासतों यानी रजवाड़ों को शामिल किया गया। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में ये भी व्यवस्था की गई कि केंद्र की विधायिका में देशी राजाओं द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि भी रहेंगे और केंद्रीय विधायिका के अधिकार क्षेत्र से विदेश और रक्षा विभाग बाहर रखे गए थे। तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। शेष सभी विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था, चूँकि गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी, इसलिए ये उसी के प्रति उत्तरदायी थे। इस अधिनियम की भारतीयों द्वारा कटु आलोचना की गई थी। हालांकि अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को प्रसन्न करने के लिए 1935 का अधिनियम पारित किया था, लेकिन इस अधिनियम में एक तरह से देखा जाए तो भारतीयों को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए थे और इसलिए भारतीयों ने इसकी निंदा की थी। और आप जान लीजिए कि सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया था। देखिए सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, 1945 तक चला था, आप जानते हैं। और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया था। कांग्रेस इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहायता नहीं देना चाहती थी और उससे बिना विचार विमर्श किए भारत को युद्ध में शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। आप जान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक प्रकार से देखा जाए तो भारत जो है ब्रिटिश शासन के अधीन था और बिना कांग्रेस की मर्जी जाने, बिना कांग्रेस की इच्छा के अंग्रेजों ने भारतीयों को भी इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। आप जान लीजिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। हालांकि ये माइक्रो लेवल पे हुआ, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये 1940 में शुरू हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद गांधी जी ने पुनः आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने युद्ध के विरोध में सीमित पैमाने पर सत्याग्रह करने की योजना बनाई और सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे ये भूदान आंदोलन के भी जनक कहे जाते हैं और विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे। अन्य सत्याग्रहियों में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रमुख थे। इन सत्याग्रहियों ने जनता में ये संदेश पहुंचाया कि अंग्रेजों को युद्ध में मदद न दी जाए। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का नारा था युद्ध में सहायता न करना। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू हुआ। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, आप ये जानते होंगे। लेकिन यहाँ से एक महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको मिलेगा वो ये है कि व्यक्तिगत सत्याग्रहियों का जो नारा था वो ये था युद्ध में सहायता न करना। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस नेताओं से समझौता वार्ता की, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों से ये क्लियर यानी स्पष्ट कह दिया
कि उनका लक्ष्य पूर्ण स्वराज है और इस दिशा में अब अधिक विलंब सहन नहीं होगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ब्रिटिशों पर दबाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन आता है जो भारत के स्वाधीनता संग्राम में और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने में, उसमें भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 बहुत ही महत्वपूर्ण है। बम्बई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा अंग्रेज़ों से भारत छोड़ने के लिए कहा। यदि अंग्रेज इस पर सहमत नहीं होते हैं तो विवश होकर भारतीयों को करो या मरो यानी डू और डाई की भावना से आंदोलन करना पड़ेगा। ब्रिटिश सरकार ने उसी रात्रि को गांधी जी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और 9 अगस्त की प्रातः से ही पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया और बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए, हड़तालें हुई। सरकार ने प्रेस पर नियंत्रण कर दिया और बहुत से अखबारों को जब्त कर लिया। अब आप जान लीजिए कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था, उसी समय हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशों को ये आभास हो गया था कि भारत की जनता कभी भी क्रांति कर सकती है और भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा ही स्वतः स्फूर्त आंदोलन था जिसमें जो है कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बावजूद भारत की जनता ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक गति दी थी। सरकार द्वारा की गई गिरफ्तारी से कुछ स्थानीय स्तर के नेता बच गए। ये नेता अपने अपने क्षेत्रों में सरकार विरोधी गतिविधियों में जुट गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे जैसे समाचार लोगों को मिला, भारत छोड़ो आंदोलन से ये लोग जुड़ते गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि महिलाओं की भागीदारी पहले शुरू हो गई थी और भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। कुछ स्थानों पर लोगों की भीड़ ने पुलिस थानों, डाकघरों, कचहरियों, रेलवे स्टेशन और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला बोल दिया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। हजारों सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी और छात्र विद्यालय छोड़कर आंदोलन में कूद गए। जगह जगह विद्यार्थियों ने जुलूस निकाले और देश प्रेम से संबंधित पर्चे लिखे और बांटने में लग गए। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है सबसे बड़ा आंदोलन था अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आंदोलन अत्यधिक उग्र था। बिहार के गवर्नर को भागकर वाराणसी में शरण लेनी पड़ी। बलिया में अल्पावधि के लिए अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया था और आप जानते हैं चित्तू पांडे के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने असाधारण देशभक्ति का परिचय दिया था और इस प्रकार भारत के लगभग सभी भागों में जन विद्रोह तौर क्रांति फैल गई थी। सरकार ने अपनी सारी शक्ति आंदोलन को दमन करने में लगा दी। हजारों देशभक्त शहीद हुए, बंदी बनाए गए। सरकार की इस दमन नीति के विरोध में गांधी जी ने जेल में 21 दिन का उपवास किया। जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मृत्यु हो गई और गांधी जी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया था। लेकिन 1942 का ये जो आंदोलन था उसमें कई प्रकार की गतिविधियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से की गई। इसमें जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं आप देखेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियों में ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए जहां एक ओर जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, श्रीमती अरुणा आसफ अली आदि बड़े राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर अपने ढंग से गुप्त कार्य कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सैकड़ों जोशीले क्रांतिकारी साहित्य वितरण करने में जुट गए। उन्होंने निर्भय होकर देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान कर दिया। इन युवकों की बलिदान गाथाएं स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास में अमर रहेंगी और ऐसे 9 युवकों में हेमू कालाड़ी भी एक है। हेमू कालाड़ी को बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि हेमू ने 23 अक्टूबर 1942 की रात्रि को रेलगाड़ी में ले जाए जा रहे ब्रिटिश फौज तथा शस्त्रों को नष्ट करने का प्रयास किया और ये फौज और शस्त्र स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए थे। गश्त लगाती हुई पुलिस ने उसे पकड़ लिया और 21 जनवरी को 1943 को हेमू कालाड़ी को फांसी दे दी गई। उस समय हेमू कालाड़ी की आयु मात्र 19 वर्ष की थी। तो आप देख सकते हैं कि उस समय जो भारतीय युवा था उसमें अपने देश की स्वतंत्रता के प्रति कितना प्रेम और बलिदान की भावना थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार सख्त होकर विद्रोहियों या क्रांतिकारियों का दमन कर रही थी और उस समय कई भूमिगत गतिविधियां चली। इसी बीच में देश में विद्रोहियों का एक भूमिगत ढांचा भी खड़ा हो गया था।
और इस आंदोलन की बागडोर अरोड़ा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक और आरपी गोयनका आदि ने संभाली। भूमिगत कार्रवाइयों में लगे हुए लोगों की संख्या सीमित थी, लेकिन उनको जनता से व्यापक सहयोग मिला। भूमिगत आंदोलन की मुख्य गतिविधि पुलों को उड़ाना, टेलीफोन के तार काटना और रेल की पकड़ियों को उखाड़कर संचार माध्यम को नष्ट करना था। तो आप देख लीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों ने भी ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने का कार्य किया था। आज़ाद हिंद फौज के बारे में आइए जानते हैं। तो आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया। आज़ाद हिंद फौज का नाम आते ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सहज ही स्मरण हो आता है। उनका ये विश्वास था कि बिना सशस्त्र युद्ध किए भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्ति नहीं पा सकता। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन प्रारंभ किया और इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें जेल से छोड़ दिया गया, लेकिन उनके मकान में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। जनवरी 1943 को वो चुपचाप घर से निकलकर काबुल होते हुए जर्मनी से जापान जा पहुँचे और जर्मनी और जापान की सहायता से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा बंदी बनाए गए 50,000 सैनिक स्वेच्छा से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे और सुभाष चंद्र बोस ने आम नागरिकों को भी इस फौज में भर्ती किया। इस फौज में स्त्री सैनिकों का भी एक दल रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से बनाया गया और आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को जय हिंद और दिल्ली चलो के नारे दिए। और देखिए 4 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा था, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज ने रंगून यानी यंगून से, जो कि म्यांमार की राजधानी है, वहाँ से दिल्ली के लिए कूच किया। आज़ाद हिंद फौज बर्मा म्यांमार तक अंग्रेज़ों की फौज से लड़ती चली आई, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध 1944 में जापान की पराजय होने से युद्ध की स्थिति बदल गई। आज़ाद हिंद फौज का अभियान रुक गया और फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन बहादुर देशभक्त सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। सैनिकों की विद्रोह की बात करें तो 1946 में अंग्रेज सरकार की नौसेना में भारतीय नौसैनिकों ने बगावत कर दी थी। जगह जगह हड़तालें हो रही थीं। अपने राज्य के खिलाफ इतना ज़बरदस्त विद्रोह देखकर अंग्रेज शासक आखिर हार मानने लगे और वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। ऐसे में भारत की विद्रोही जनता पर काबू पाना उन्हें बेहद कठिन लगा। इंग्लैंड में लेबर पार्टी यानी मजदूर दल की जो सरकार थी वो भारत को स्वतंत्र करने को राजी हो गई। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध के दौरान बड़े बड़े देशों द्वारा दिए गए आश्वासनों की पूर्ति की मांग जोर पकड़ने लगी। अमेरिका और रूस अनेक बार ये संकल्प दोहराते रहे कि युद्ध स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। अब वे नैतिक रूप से भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करने को बाध्य थे। इन सब के बाद आइए कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार के बारे में जानते हैं। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। 1945 में ब्रिटेन में जो संसदीय चुनाव हुआ उसमें सरकार बदल गई। मजदूर दल के नेता एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मजदूर दल के नेता भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे और इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के लिए अपने कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 में भारत भेजा और इस समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। और भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के बाद 2 मुख्य निर्णय लिए गए। एक तो भारत में एक अंतरिम सरकार गठित की जाए जिसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो, और दूसरा भारत का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित की जाए। और इन प्रस्तावों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई और संविधान सभा गठित करने की तैयारियां शुरू की गई। अब देखिए सबसे लास्ट अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947।
लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। चूंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही, भारत में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे, इसलिए भारत को विभाजित करके भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग राज्य बनाने का अंतिम रूप से निर्णय किया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एक कानून पारित किया जिसे 1947 का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान और भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया और इस अधिनियम में ये घोषित किया गया कि भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश शासन की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी और ये रियासतें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होंगी। अब अगर जो स्थिति पे गौर करें तो आप देखिए कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम जो है वो भी एक तरह से विवादित अधिनियम था, जिसमें रियासतों के बारे में जो नियम बनाया गया कि ये भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर अंग्रेज अंत में बांटो और लड़ो की नीति जो उन्होंने शुरू की थी 1909 के मार्लिमेंटो अधिनियम से, उसको बरकरार रखा और वो जो है विभाजन के बाद भी इसको शांत या यहाँ से हटने के बाद भी जो है भारत को शांत नहीं रखना चाहते थे और उनकी जो मूल प्रवृत्ति थी कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए वो यहाँ भी जारी रही। भारत की स्वतंत्रता का मार्ग खुला। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और ये भी निर्णय लिया गया कि जब तक संविधान सभा द्वारा भारत का नया संविधान नहीं बन जाता तब तक 1935 का अधिनियम कुछ परिवर्तनों के साथ लागू रहेगा। और आप देख लीजिए कि कैबिनेट मिशन जो है कैबिनेट मिशन योजना में कई सारे जो है अच्छे चीज़ें भी थीं। इसमें संविधान बनाने की शुरुआत की गई, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, लेकिन भारत का विभाजन जो है एक त्रासदी के रूप में है। स्वतंत्रता का अवसर जैसे जैसे पास आया, हिंदू और मुसलमान संप्रदायवादी लोग अपने अपने हितों के लिए बुरी तरह अड़ गए। इस हालात में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक संगठन ने मांग की कि मुसलमानों को अपना अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत है। चूँकि भारत में उन पर हिंदुओं का प्रभुत्व रहेगा, वे विकास नहीं कर पाएंगे। अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने लोगों के बीच आंदोलन छेड़ा। जगह जगह हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए। अंग्रेजों ने भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र बनाया। पाकिस्तान में रहने वाले कई हिंदू भारत आने लगे, भारत में रहने वाले कई मुसलमान पाकिस्तान जाने लगे, पर अनेक हिंदू मुसलमान अपनी पुरानी जगहों पर ही रहे। उन दिनों हिंदू और मुसलमानों के बीच भीषण दंगे भड़क उठे। वे एक दूसरे के प्रति नफरत और घृणा की बातें उनके बीच फैलाई गईं। गांधी जी ये सब करने को तैयार नहीं थे। 77 वर्ष की उम्र में वे भयानक दंगों के बीच लोगों को समझाने बुझाने चल दिए। उन्होंने कहा, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर ये नहीं होने दूंगा कि भारत में मुसलमान लोग रेंग कर जिए। उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीना है। वे इस सिद्धांत पर अडिग थे कि भारत में हिंदू और मुसलमान के लिए बराबर जगह है। ये बात हिंदू संप्रदायवादी नहीं मानते थे। वे चाहते थे कि भारत में हिंदू लोगों को प्रमुख स्थान मिले। उनमें से एक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं 7 जून 1947 को भारत पाकिस्तान विभाजन स्वीकार किया गया था और यहाँ पर एक तरफ यहाँ नेहरू और यहाँ पर जिन्ना बैठे हुए हैं और माउंटबेटन। शब्दावली है कि प्रभुसत्ता पूर्ण अधिकार, पूर्ण सत्ता प्रभुसत्ता को कहते हैं और रियासत को मिल्कियत या हुकूमत कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। 8वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 10, अंग्रेज भारत छोड़ने को विवश। तो किस प्रकार से आधुनिक भारत की शुरुआत यूरोपियों के भारत में आगमन से हुई और किस तरह से ब्रिटिश सत्ता ने भारत पर अपना जो है स्वामित्व स्थापित किया था और भारतीयों की क्रांतिकारिता, उनके धैर्य और संघर्ष के बाद किस तरह से ब्रिटिश जो है भारत छोड़ने को विवश हुए, हमने आधुनिक भारत के इस इतिहास के खंड में ये जाना है। अब ये जो 8वीं कक्षा का इतिहास खंड है,
हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का ये जो है इसका एक चैप्टर और बाकी है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, जैसे कैसे हमारा जो है संविधान बना, वो कब लागू किया गया, उसकी मूल बातें क्या हैं, इन सब को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।